जी, तो आज हमारा डेमो सेशन है बैच 3 के लिए। और इसमें हम लोग जो चीज़ें देखने लगे हैं अभी, ये जनरल क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स पूछते हैं। सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये है कि किस स्टडी बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं उनको फिजिक्स रखने में रखनी चाहिए या उनके लिए आसान है। यानी एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्रिमिनोलॉजी है, या हमारे पास जनरल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंस है, आई लॉ है, इस तरह के ये सब्जेक्ट्स रखें या 200 नंबर का आगे एक फिजिक्स रख के लें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, तो उसमें ये होता है कि ये जो मैं यहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड्स लिखे हुए हैं, स्टडी बैकग्राउंड्स। जिन लोगों की डिग्री अगर फिजिक्स में है किसी शख्स की, ऑब्वियसली उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है कि वो फिजिक्स ही में रखे। क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और उनको सिर्फ कह लें कि नोट्स बनाने होंगे। बाज़ का तो होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो नहीं पढ़े होते। जैसे कुछ लोगों की डिग्री जो होती है अप्लाइड फिजिक्स में होती है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ टॉपिक्स पेपर 1 के लिए मिस किए होते हैं। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड तो फिजिक्स का होता है लेकिन डिग्री में इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता कि वो पेपर में परफॉर्म अच्छा कर सके, तो उनके लिए फिर ये होता है कि क्लास लेनी पड़ती है उन लोगों को भी। तो फिजिक्स का जिनका बैकग्राउंड है उनको तो मस्ट है कि फिजिक्स रखनी चाहिए। ठीक है। फिर मैथमेटिक्स जो है, अगर किसी का बैचलर्स है इसमें, वो लोग भी फिजिक्स रख सकते हैं। वजह ये है कि क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स का टेम्परामेंट सेम है, डेरिवेशंस ये वो सब कुछ जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जिसकी वजह से इवन कुछ टॉपिक्स भी ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये आसान होता है कि वो लोग जो है वो फिजिक्स को ऑप्ट कर लेंगे। ऑल दो उनके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं कि वो लोग जा सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स रख सकते हैं, अप्लाइड मैथ्स रख सकते हैं, प्योर मैथ्स रख रख सकते हैं, तो वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन फिजिक्स के लिए भी वो आ सकते हैं। फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, ऑब्वियसली उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर उन लोगों ने डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हुई है तो पेपर 1 जो है ऑलमोस्ट उन्होंने पढ़ा होगा। ऑप्टिक्स का वाला चैप्टर उसको अगर निकाल दें तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उन्होंने पढ़ी होती हैं जो मैकेनिकल के हैं। इसी तरह पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में भी उन्होंने जो जनरल फिजिक्स पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ी होती है। तो उसमें पेपर 2 का जो एक यानी लार्जर चंक जो होता है वो उन्होंने किया होता है। तो इसलिए फिजिक्स जो है वो लोग रख सकते हैं। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है कि वो भी रखें तो फायदेमंद होगा। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल की अगर बात बताऊँ तो ये लोग जो हैं ये पेपर 2 जो है इन्होंने ऑलमोस्ट सारा किया होता है पेपर 2। ठीक है। और पेपर 1 भी जो है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन लोगों को पता। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डेरिवेशंस का एक टेम्परामेंट बना होता है, एक प्रैक्टिस हुई होती है, तो उन लोगों को कोई भी चीज़ इस तरह की ना ही कर जब तैयार करनी होती है तो मुश्किल नहीं आती। तो एक मिजाज बना होता है ना, तो ये एक वजह है। फिर इसी तरह जी हमारे पास जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो भी रख सकते हैं। सिविल और मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं और इनके लिए भी पेपर 1 आसान होता है। पेपर 2 की भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ी होती हैं, तो ये लोग भी जो है फिजिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए कि अगर यानी आपका कौन सा स्टडी बैकग्राउंड है, अगर उसके हवाले से एक बात पूछनी हो आप वो पूछ सकते हैं कि क्या वो आप रख सकते हैं या नहीं। मैं फिर इंडिविजुअली लोगों को बता सकता हूँ। जी, चलें बेहतर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स जो है ये 200 कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसकी जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो क्या है, यानी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं क्या उनके मुकाबले में यहाँ से ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 है 200 कैटेगरी का, सीएसएस की बात कर रहा हूँ। सीएसएस में आपको पता है ना कि ऑप्शंस के ग्रुप्स होते हैं।
तो जो ग्रुप 1 है ऑप्शंस का और ग्रुप 2 जो है, ये दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। बाकी जो ग्रुप्स हैं इसके अलावा 5 और ग्रुप्स हैं, वो क्या है, वो हमारे पास होते हैं 100 मार्क्स के। तो ये दोनों क्या 200 मार्क्स वाले हैं। तो 200 मार्क्स में आपके पास जो ज़्यादातर लोग रखते हैं सब्जेक्ट्स, वो होते हैं जी पॉलिटिकल साइंस रखते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं। तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें आप फिजिक्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है इन दोनों सब्जेक्ट्स से। यानी पॉलिटिकल साइंस पे आपको काफ़ी मेहनत करके फिर आप 120 तक पहुंचते हैं। इसी तरह ये जो IR है, ये सब्जेक्ट जो है इसमें तो मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चे जो होते हैं इसमें मार्क्स नहीं ले पाते, क्योंकि इसकी थेरीज होती हैं, उनको अप्लाई करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इस वजह से ये अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को फिजिक्स के साथ कंपैरिजन करें इनका, तो फिर आपको आइडिया होगा कि फिजिक्स जो है वो ज़्यादा स्कोर देती है। इसी के साथ अगर आप दूसरे ग्रुप में आए, तो दूसरे ग्रुप में ज़्यादातर लोग जो सब्जेक्ट रखते हैं वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी रखते हैं लेकिन कम लोग रखते हैं, और उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है। अब इसमें बात ये आ जाती है कि इनमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ये अप्लाइड मैथ्स है। अब मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हवा में, ये मैं इन सब सारे सब्जेक्ट्स को जानता हूँ, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जिन्होंने ये रखे थे उनके रिमार्क्स की बेस पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो अप्लाइड मैथ्स है ये कंपैरेटिवली अच्छा है, यानी ये सब्जेक्ट जो है मार्क्स देता है, यानी इसमें आप 90 तक भी मार्क्स ले जाते हैं। अब बात आ जाती है फिर आपने इस ये 100 मार्क्स के इसके साथ एक और आपने सब्जेक्ट रखना है, प्योर मैथ्स रख लें, स्टैटिस्टिक्स रख लें, जियोलॉजी रख लें। अब बात ये है कि ये जो प्योर मैथ्स है ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। इसको यानी हर बंदा इसको नहीं कर सकता अनलेस कि उसका बैकग्राउंड हो मैथ, प्योर मैथ्स का, फिर रख सकता है। स्टैटिस्टिक्स जो है इसका भी ऐसा ही है कि ये भी थोड़ा सा टफ है, हर बंदा इसको भी नहीं रख सकता। तो इनमें एक्सपर्टीज सही होती हैं। यानी ये जो अप्लाइड मैथ्स है ये हर इंजीनियर रख सकता है, कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी है या मैथ्स का बैकग्राउंड है वो रख सकता है अप्लाइड मैथ्स। लेकिन इसके साथ जो सब्जेक्ट्स रखने होते हैं वो ये तीनों में से कोई एक रखना है। इसी तरह अगर आप जियोलॉजी की बात करें, तो जियोलॉजी जो है इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके सिलेबस एक अगर आपको शायद पता हो, 2016 से पहले जियोलॉजी जो थी ये 200 मार्क्स की होती थी। 2016 से पहले, 2016 में रिफॉर्म्स आई तो फिर इसको 100 मार्क्स का कर दिया, लेकिन इसका सिलेबस उतना ही रहने दिया हुआ। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है अब रखता है अप्लाइड मैथ्स के साथ, वो फिर अगेन इसको टफ टाइम मिलता है। तो बता ये रहा हूँ कि ये उस हवाले से अगर इनको आप जब फिजिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो अप्लाइड मैथ्स आपको बेनिफिट देता है, लेकिन बाकी इसके साथ जो आपने एक सब्जेक्ट रखना होता है 100 मार्क्स का, वो आपको फिर इशू बनता है। फिर आप बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी ऑब्वियसली जिस बंदे का प्योरली बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है वो ही सिर्फ रख सकता है। कोई और इंजीनियर इंजीनियर या कोई और ऐसा जिसने जनरली फिजिक्स को अच्छी लगती है वो नहीं रख सकता इसको। तो ये मेरा एनालिसिस है इस पे कि 200 मार्क्स में आपको अगर बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो फिजिक्स है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि कुछ यहाँ पे मैं कुछ कड़वा सच जो है वो बताने लगा हूँ। फिजिक्स जो है पिछले 2 साल से टारगेट हो रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, पिछले 2 साल से सब्जेक्ट ये टारगेट हो रहा है। इसमें जो 2022 में पेपर आया था उसमें पेपर 1 को उन्होंने टारगेट किया था, फिजिक्स का पेपर 1 जो था वो बड़ा अजीब सा डाला था। इसी तरह पेपर 2 जो है वो उन्होंने अभी जो 2023 में पेपर हुआ है फिजिक्स का उसमें, यानी CSS का, उसमें अंदर ये इन्होंने पेपर 2 को टारगेट किया। मसला ये है कि अगर आप अभी जा रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि पिछले 2 साल से ये टारगेट हो रहा है। अब हो सकता है कि इस साल ना टारगेट हो या हो भी जाए, तो ये आपको माइंड में रखना है कि आप ये ना हो कि आप ज्यादा मार्क्स लेने के चक्करों में हो सकता है आपको वहां पे पेपर में कुछ लिखे आपको आते ही ना हो, इस तरह का पेपर भी आ सकता है। क्योंकि पेपर 2 इस दफा इसी तरह का था कि उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो थे 2% कर पा रहे थे। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है और उसी लिहाज से तैयारी करनी है। ऑब्वियसली अगर आप किसी मेंटोर से तैयारी करते हैं या खुद से भी तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। फिर ये आ जाता है इसकी इसको कवर करने के लिए टाइम कितना चाहिए होता है। टाइम ये है कि जो मेरा सेशन होगा ये इसमें मैं 28 लेक्चर्स ऑलमोस्ट, ये 28 से ज़्यादा ही होंगे।
ये लेक्चर्स में लेता हूँ, इसमें डेरिवेशंस करवाता हूँ, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो, और सारा कुछ। न्यूमेरिकल्स नहीं करवाता, न्यूमेरिकल्स क्योंकि आजकल कम आते हैं। न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, अगर आपको जो डेरिवेशंस करवाएं सिर्फ फार्मूला आपको पता हो तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इस वजह से न्यूमेरिकल मैं इस सेशन में नहीं करवाता। तो ये जो सेशन होगा ये मैं करवा रहा हूँ 28 लेक्चर्स का होगा, और ये तकरीबन चलता है जी 2 माह से ज्यादा टाइम पे, मोर देन 2 मंथ। अब अगर एक बंदा जो है वो खुद से तैयारी करता है, वो खुद चाहता है कि वो तैयारी करे, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज उसको होता है वो है कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर उसको लगेंगे इसको 3 मंथ्स एटलीस्ट, क्योंकि सिलेबस में इसमें ये होता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ बुक से निकालने पड़ते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक मार्केट में बुक अवेलेबल ही नहीं है फिजिक्स की। इसका इसी वजह से आपको ये टफ टाइम दे सकता है जब आप खुद से तैयारी कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो इसका 3 मंथ्स आपने माइंड में रखें ना, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं। अगर जब सेशन मेरा लेना तो इसमें ये होगा कि जो मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ आप उसी को करते जाएं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए उसके बाद आपको रिवाइज करना है, उसको मजीद कंसोलिडेट करना, तो वो तो साथ साथ हर सब्जेक्ट को चाहिए होता है, लेकिन एक सिलेबस कवर करने के लिए इंडिविजुअली 3 मंथ्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो डेली आप एक 1-2 घंटे इसको देते हैं। और बाकी जो बात मैंने आपको बता दी कि मेरे साथ सेशन लेते हैं तो उसमें 2 माह से भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि ऑब्वियसली आपकी टारगेटेड तैयारी होगी, इसमें कोई आपको खुद से इतनी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। फिर जी आ जाता है कि एकेडमीज मोस्टली डिस्करेज करती हैं स्टूडेंट्स को, कभी आप फिजिक्स ना रखें, तो वो क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि फिजिक्स का, जैसे मैंने बताया कि मैं 28 लेक्चर्स दूंगा। तो ये जो 28 लेक्चर्स हैं ये, अगर आप एक एकेडमी में कोई टीचर पढ़ाते हैं तो उनको शायद आप उनसे कभी आपको पर्सनली बताएं, तो वहाँ उनको टारगेट दिया जाता है कि 12 लेक्चर्स में आपने 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर करना है, 10 लेक्चर्स में कवर करना है। मोस्टली 10 लेक्चर्स दिए जाते हैं। 10 लेक्चर्स में 100 मार्क्स का, वो 20 लेक्चर्स में 200 मार्क्स जो है ना वो कवर करवा रहे होते हैं। 20 लेक्चर्स सारी जो है IR खत्म, पॉलिटिकल साइंस अगर कर रहे हैं तो 20 लेक्चर्स में उन्होंने खत्म करवानी होती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि अच्छा इसकी वजह ये होती है क्योंकि उन्हें पर लेक्चर टीचर को पे करना होता है, तो जितने कम लेक्चर्स होंगे उतने एकेडमी वालों को कम पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस वजह से फिर वो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर ज्यादा टाइम चाहिए होता है, जो कि कम लेक्चर्स में कवर नहीं हो पा रहे होते, उनको फिर वो डिस्कस करते हैं। और दूसरी एक और बात है कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं ये 2 आवर्स के हैं। ये 2 घंटे का लेक्चर होगा, फिर 28 लेक्चर्स में कवर हो रहा है। अगर ये 1 आवर का या 1.5 आवर का लेक्चर हो तो फिर इसको भी जो है ना एटलीस्ट मुझे 32 से भी ज्यादा लेक्चर, जो 35 लेक्चर तक चला जाता है। तो बता ये रहा हूँ कि 2 आवर्स का मेरा लेक्चर होता है, इस वजह से 28 लेक्चर आपको, अदरवाइज ये ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लेक्चर चाहिए। तो ये वजह है कि ये अकेडमीज वाले, क्योंकि उनको ज्यादा पे फिर करना पड़ता है टीचर्स को, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स रखें ही ना। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि ये स्कोरिंग है, सब कुछ है पीछे, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्होंने फिजिक्स रखी हुई थी। तो ये यानी इजीली बंदा जो है ना इसको कर सकता है अगर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड है साइंस का। चलें जी, अब हम थोड़ी आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन में इसके अच्छा, आपको लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए प्लीज, मैं थोड़ा देख लेता, इंतजार कर लेता हूँ। आप बताएं नहीं कोई क्वेश्चन है? समझ आ रही है ना बात? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कोर्स कैसे कवर करवाएंगे, लाइक पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली या आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करवाएंगे? नहीं, मैं मेरा ये जो इसमें ये होता है ना कि पास पेपर्स प्रायोरिटी होता है, लेकिन उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि पास पेपर्स को ही देख के मैं ये देखता हूँ कि अगर पास पेपर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं फिर करवाता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जो पास पेपर में कभी नहीं आए, लेकिन मैं वो भी करवाता हूँ क्योंकि उनका चांस है आने का। तो बेसिकली जो टीचर की नज़र में चीज़ ये होती है कि वो सिर्फ पास पेपर्स को नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन जो है क्या पेपर में आ सकता है या नहीं आ सकता। वो एक कह लेंगे एक माइंड सेट होता है। और इसमें एक और चीज़ मैं फिर देखता हूँ, हमारे जो CSS के पेपर्स बनते हैं ना, ये मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी और इस तरह की बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के प्रोफेसर इनको सेट करते हैं।
पंजाब यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स वगैरह जो हैं उनकी भी, उनको भी जो है ना नज़र में रखा जाता है जब ये बच्चों को करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेपर्स में नहीं आए हुए लेकिन मैं करवा रहा हूँ। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सर इसलिए पूछा ना क्योंकि आपने जैसे कहा पिछले 2 साल से अजीब से आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स। जी तो जी। उसको देख के मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई थी फिजिक्स की, लेकिन फिर जिस तरह पिछले 2 साल के आ रहे हैं तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब किस तरह उसको लेके चलना है उस तैयारी को। हाँ जी, उसमें ये है कि देखिए जो अभी पेपर आया था 2023 में, इसका जो पेपर टू था, पेपर वन तो ऑब्वियसली जो कुछ मैंने पढ़ाया था वही था। अब पेपर टू जो था उसमें इस तरह था कि यानी जो मैंने टॉपिक्स पे उसमें भी 3 क्वेश्चंस बच्चों के हो रहे थे, यानी एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था टू बी ऑनेस्ट। अब उसकी मैं वजह बताता हूँ कि वो एक क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन एमसीक्यूज और 4 आपने मजीद करने होते। तो जी अब सर। तो अब उसमें ये होता है ना कि अगर तो आप, जो मैं साथ थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स भी देता हूँ कि आप ये चीज़ जो आपने खुद से कर लेनी है, इस पे मजीद पढ़ लेना, कुछ मैं रीडिंग देता हूँ, तो वो भी सारी सारी अगर करते हैं तो आपके साथ यानी एक आध क्वेश्चन अगर वो भी है, इस सूरत में अगर आपका पेपर हिट हो रहा है, अगर टारगेट किया जा रहा है, आप जानबूझ के टफ दिया जा रहा है उस सूरत में। अदरवाइज अगर नॉर्मल पेपर आता है तो आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन हो गए करने के काबिल। तो बता ये रहा हूँ कि अगर आप सेशन। सर टफ जी जी। तो नहीं था, उन्होंने टॉपिक्स चेंज कर दिए थे, मतलब जो रेगुलर टॉपिक्स आते हैं वो नहीं दिए थे। टफ तो मैं मुझे नहीं लगा, पर वो जो टॉपिक्स जो बच्चे पढ़ते आ रहे थे ना इतने सालों से वो उन्होंने थोड़े शफल किए पेपर में पिछले 2 साल से। आप बात सही कह रही हैं, ऐसे ही हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपका बैचलर्स लेवल का पेपर होना चाहिए। बैचलर्स जी लेवल, हाँ जी, अगर वो एमफिल लेवल की चीज़ें बच्चों को दे रहे हैं तो फिर वो तो ऑब्वियसली अपने ट्रैक से हट गए ना। मुश्किल आसान जी मैटर करती है, यानी रिलेटिव होती है हर बंदे के। एक एमफिल का बंदा उसके लिए एक चीज़ आसान है, लेकिन बैचलर्स लेवल जिसने बीएस सिर्फ किया हो उसके लिए मुश्किल होगी। तो उनके लिए जो चीज बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है सीएसएस के लिए बैचलर्स है, तो उनको पेपर सेट करना चाहिए बैचलर्स लेवल का। उनको एम फिल लेवल का पेपर नहीं कभी भी सेट करना चाहिए। तो ये वजह होती है कि वो जब टफ बनाते हैं तो वो एम फिल लेवल का बना देते हैं, तो इस वजह से मसला बनता है। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। चलें जी, तो मैकेनिक्स में अब इसमें सारी चीज़ें ये आपको पता ही है। इसमें मेन जो है, जो पहला चैप्टर होगा मैकेनिक्स का, इसके ऊपर मैं लेता होता हूँ जी लेक्चर्स होंगे आपके। 2 लेक्चर्स में ये कवर होगा, और उसके बाद 2 लेक्चर्स इस पे और 2 इस पे। टोटल 6 लेक्चर्स इस पे होंगे। ये सिर्फ अब इसमें पेपर में मोस्टली ऐसे होता है कि इसके 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं इस पोर्शन से। तो टॉपिक्स इसमें जो करवाए जाएंगे, ये वेक्टर्स वाला तो सारा करवाया जाता है, इसी तरह ये भी सारा करवाया जाएगा। इसमें क्या होते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं। इसमें सारे नहीं होते, इसमें क्योंकि सारे इसमें आते भी नहीं है। यानी ये जो केपलर्स लॉज हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इस ये नहीं आता टॉपिक। इसी तरह आपके पास जो ग्रेविटेशन है ये पीएमएस में आते हैं, इसके टॉपिक जायरोस्कोप शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरह लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो है इनका डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी तरह ये जो डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है, इसमें जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं मुख्तलिफ शेप्स का, इस दफ़ा भी एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ था, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये जी इसमें सिनारी होगा, ये मैं शॉर्ट्स आपको बता रहा हूँ। बाकी इस पे मेरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें मजीद अगर आप लोगों को खुद से तैयारी करनी हो तो उस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है मेन मेन टॉपिक्स हैं ना, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई हुई है। तो आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। फिर जी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये सारा टॉपिक, इसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें करवाता हूँ। इसमें प्रेशर और इसी तरह ये भी जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, और इसी तरह ये इस यानी इसमें थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करवाए जाते हैं क्योंकि पेपर में वो आते होते हैं, यानी जहाँ पे जो नहीं लिखे वो भी करवाया जाता है। फिर आ जाता है ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस। इसमें ये जो है सारा करवाता हूँ, इसमें कोई चीज़ नहीं छुड़ाई जाती, सब कुछ होता है। अब ये जो टॉपिक इसमें थोड़ी सी
चंद एक चीज़ें हैं जो मैं छुड़वाता हूँ, जैसे कि ये जो डिस्पर्जन है ये कम आती है, ठीक है। तो लेजर्स वगैरह ये आते हैं, इनको लेजर के बारे में एक ही चीज़ ज़्यादा आती है, लिथियम फाइन लेजर जो है वो वाला, लिथियम हीलियम, सॉरी हीलियम लिथियम इस तरह का, ये जो है ये हम लोग करते हैं डिटेल में। और बाकी इसमें बाकी सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे, यानी छुड़वाना ये डिस्पर्जन वाला जो है ना ये मैं बस छुड़वा रहा हूँ। बाकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है ये भी, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ये मोस्टली असाइनमेंट देता हूँ, शायद इस दफ़ा आप लोगों को करवा दूँ, तो ये चीज़ें जो है हम लोग सारी इसमें करेंगे। फिर आ जाता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये जो है इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई चीज़ भी इसमें भी छुड़वाई नहीं जाती है। उसकी वजह ये है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी ये होता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, मतलब अगर बड़े लेवल में देखा जाए 4 चैप्टर्स हैं। और इसमें ऐसा होता है कि बाज़ बात आप एक चैप्टर को छोड़ दें तो आप पेपर कर सकते हैं, यानी अगर एक बंदा हीट ट्रांसफर, सॉरी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नहीं करता, बाकी 3 चैप्टर्स ठीक तरह से कर लेता तो वो कर लेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ना इसमें ये वाला, इसको भी छोड़ना मेरे ख्याल में नुकसानदेह होगा, और मैकेनिक्स वाला भी, ये 2 चैप्टर जरूर करने चाहिए। और बाकी आप फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में आप देख लें कि जो आपको छोड़ना है, तो ये बता ये रहा हूँ, मैं से सारे करवाता हूँ, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए जी पेपर 2 पे आते हैं। इसमें ये है कि ये जो चैप्टर है इसका भी चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक एक टॉपिक होता है, और इसमें बताऊं मैं इस पे 7 लेक्चर्स में ये कवर होता है, 7 लेक्चर्स इसमें मैं देता हूँ, 6 से 7 होते हैं, मिनिमम 6 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है। इसमें तकरीबन बाज़ औक़ात इस पे 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन 2 तो मस्ट आते हैं अगर आप पास पेपर्स को देखें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें छुड़वाई जाती हैं क्योंकि वो आती नहीं है। जो छुड़वाई जाती हैं उसमें ज़्यादातर जो है ना यहाँ से ये एक टॉपिक है ये वाला, ये नहीं होता। इसके अलावा जो है ये जो है ये भी मैं नहीं करवाता, बाकी इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में हो जाता है। इसी तरह ये बात, तो इसमें ये ऑपरेटर्स को एक जनरली मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह करवा देता हूँ, लेकिन बाकी सारे इसमें हैं, ये जो आपके श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो है, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वो वाली, ऑब्जर्वेबल्स, क्वांटम स्टेट्स, ऑपरेटर्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह। इसी तरह ये वाले नीचे जो है कॉम्पटेंट इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाले भी, फिर प्रोडक्शन, हर चीज़ इसमें करवाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप को ये नहीं, हर चीज़ ऑलमोस्ट हो जाएगी, लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आते नहीं हैं तो उन पे हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। फिर आ जाता है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास है, अच्छा इसमें मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो है ना आपके पास पीएमएस पंजाब में, उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये तो सारे टॉपिक्स करवाता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक मेजर पोर्शन जो है ना वो मैं करवा देता हूँ और उसमें कुछ असाइनमेंट्स भी देता हूँ। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसमें करवाए जाते हैं। ये जैसे अभी मैंने ये पीएमएस का लिखा, देखिए ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें जो ऑब्वियसली सारे नहीं करवाता उसकी वजह ये कि सारे पीएमएस में आते भी नहीं, तो इसमें जो पीएमएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो भी करवाए जाते हैं। फिर ये आगे न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये हर चीज़ इसमें करवाई जाती है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है ना पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाता होता है, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें भाई शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं बहुत सारे, तो ये भी सब कुछ इसमें करवाया जाता है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो मैं ये 2 बुक्स हैं इनकी बता देता हूँ। ये बुक्स से कंसल्ट, यानी इनकी मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है और ये जो हैलिडे रेसनी की फिजिक्स है, ये 2 फिजिक्स की बुक्स जो हैं इनको कंसल्ट, अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपने ज़रूर देखना है। और मैं खुद भी जब असाइनमेंट्स देता हूँ तो मोस्टली इनमें से देता हूँ। इसके अलावा जो
रीडिंग मटेरियल होता है वो मैं पीडीएफ में या उनके स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो साथ साथ सेव करता रहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आप लोगों को जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। अंडरस्टैंड। यहाँ तक जी डेमो सेशन एंड होता है। अगर आप में से कोई शख्स चाहता हो कि वो अ, एक आध जो रिकॉर्डेड लेक्चर चाहता हो देखने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसे होता है कि सारी डेरिवेशन जो है वो मैं यहीं से पेन टैबलेट के जरिए करता हूँ यहीं पे, मतलब वो जो आपके सामने स्क्रीन पे हो रही होती है, साथ साथ मैं थ्योरी भी लिखता हूँ। तो इसमें आप लोगों को यानी काफ़ी फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डेरिवेशन लिखी हुई थ्योरी लिखी नहीं हुई, आपको खुद से कहीं से पढ़नी पड़े, ऐसा नहीं। ठीक है। तो ये जी चीज़ है। तो यहाँ तक जी डेमो सेशन है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।